अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं महरीन फातिमा। तो नाज़रीन, सबसे अहम इशू पर बात करेंगे। बिजली की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। चंद रोज कबल देखा गया तो 5 रुपये फी यूनिट इजाफा किया गया और रात गए अब फिर 3 रुपये से 7.5 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है। और वफाकी काबीना ने समरी भी मंजूर कर ली है। नैपरा को भी दरखास्त दे दी गई है और इसका इतलाक 1 जुलाई से होने जा रहा है। सार्फिन पर 3,495 अरब का बोझ पड़ेगा। तमाम टैक्सेस मिलाकर फी यूनिट की कीमत 53 रुपये तक पहुंच गई है और एक साल के दौरान बिजली के औसत यूनिट में 100% तक इजाफा हो चुका है। और यकीनन ये एक लम्हा फिक्रिया है। अवाम सवाल कर रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी करें, अपने बच्चों को तालीम कैसे दिलवाएं, और सवाल ये भी कर रही है अवाम के भारी भरकम ये बिजली के बिल कैसे अदा किए जाएंगे और इस महंगाई से कैसे छुटकारा पाया जाएगा। तो नाज़रीन, जिस तरह से पहले हमने देखा कि वफाकी वज़ीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर बहुत दावे करते रहे हैं। एक दावा वो उन्होंने किया, पहले वो आपको दिखाते हैं, वो देखिए। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, आपकी जानिब आऊँगी सबसे पहले। और आपने सुना जिस तरह से वफाकी वज़ीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर कह रहे थे कि नवंबर के बाद बिजली की कीमतों में कमी होना शुरू हो जाएगी। ये 1 साल पहले उन्होंने दावा किया था, लेकिन अब फी यूनिट की कीमत इस वक्त 53 रुपये पहुँच चुकी है और हुकूमत सिर्फ 10 से 15 दिन की मेहमान है और जाते जाते अवाम को ये तोहफा दिया जा रहा है। देखें, एक तरफ तो चंद रोज़ कबल वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ऐवान से ख़ताब करते हुए ये बात कर रहे थे कि हम किसी भी सूरत अवाम को जो है वो उन पर मज़ीद बोझ नहीं लादना चाहते, हम कोई महंगाई नहीं करेंगे, टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे। फिर बिजली का भी जिक्र हुआ, हमने ये भी सुना इन्हीं हुक्मरानों से कि बिजली के हवाले से मज़ीद जो है वो यूनिट में इजाफा नहीं किया जाएगा। लेकिन जो पहले 2 रुपये किया, 3 रुपये किया, फिर अचानक जो है वो 3 रुपये से लेकर 7 रुपये फी यूनिट तक इजाफा कर दिया गया। गो के ये बात करते हैं कि ये अमीरों पर जो है वो टैक्स का बोझ डाला जा रहा है, लादा जा रहा है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये एक प्रेजेंटेशन है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दी थी, ये मैंने आसिफ साहब को दी है, प्रोड्यूसर साहब को अगर वो चलाएं। वो ये कहते हैं 63.5% अमीर तबका है जिन पर हम ये स्लैब जिस पर इंप्लीमेंट होगी, यानी उसके हवाले से वो उन्होंने 63.5% पर यानी सिफर जो है वो इसका इंप्लीमेंट होगा। और 31.5% ऐसे अफराद हैं, ऐसे कस्टमर हैं जिन पर 6.5 यूनिट फी यूनिट जो है उसमें इजाफा किया गया है और 4.9% ऐसे हैं जिन पर 7.5% जो है वो यानी उसका स्लैब बढ़ेगी। इसी तरह 3 जो है लगभग कोई एवरेज टैरिफ जो है बताया जा रहा है इस प्रेजेंटेशन में, जिसमें 3.82 यूनिट जो है वो पर यूनिट वो उसमें इजाफा किया जाएगा। और फिर कुछ कैटेगरीज जो है वो मेंशन की गई है जिसमें 3 रुपए से लेकर 7.5 होगी। लेकिन क्या अगर अमीरों पर टैक्स लगाने की हुकूमत जो दावा कर रही है, यानी कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री पर लगता है, तो निचली सतह पर भी उसके असरात जो है वो मुरतब होते दिखाई देंगे। ये कहना कि गरीबों पर जो है उसके असरात नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल आप उसको नज़रअंदाज कर देंगे और फिर एक बयानिया अपनाना कि हमारी जो हम ये बिजली की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं इसका गरीबों पर असर नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी इंडस्ट्री पर बढ़ाते हैं, टेक्सटाइल पर बढ़ाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली निचली सतह पर आएगा और फिर वो उसके असरात आपको महंगाई में नजर आएंगे। हर चीज आपको महंगी मिलेगी। जो चीज 4 रुपए की बनती है वो 10 रुपए की बनेगी, मार्केट में आपको वो 12, 15, 16 रुपए की मिलेगी। फिर इसी तरह आपको हर चीज पे उसके असरात होंगे। बिजली या पेट्रोल दोनों चीजें जैसे महंगी होती हैं उसके असरात नीचे जाते हैं। लेकिन अगर ये चीजें कहीं पर कम होती है तो हुकूमत ये कहती है आप उसके महंगाई पर असरात जो है वो कम देखने को मिलेंगे। लेकिन होता क्या है कि इंप्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हो पाती। क्या हुकूमत अच्छा होता कि जिस तरीके से ये स्लैब बता रहे हैं कि हमने जो है वो अमीरों पर ये स्लैब लगाई है, 3 रुपए से लेकर 7 रुपए फी यूनिट इजाफा किया गया है, अच्छा होता कि ये बताते कि हम किस तरीके से गरीबों पर इसके असरात मुरतब नहीं होंगे। उसके साथ अगर ये स्लैब भी वो आ सकती है। ये बताएगा, जैसे कि सेक्रेटरी पावर डिवीजन की जानिब से कहा जा रहा था 63% दस्तावेजात के मुताबिक जो है इसका सार्फिन पर बोझ नहीं पड़ेगा। ये 63% कौन से लोग हैं, इनमें कौन शामिल है? देखें, इसमें जो मेंशन किया गया है ना, बिल्कुल इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि 100 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपए का इजाफा किया गया है। ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सामने आए हैं। और जो 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपए इजाफा किया गया है। और इसी तरह 200 से 300 यूनिट तक 5 रुपए,
301 से लेके 301 रुपए से लेके 400 यूनिट तक 6 रुपए 50 पैसे तक जो है वो बिजली महंगी होगी कर दी गई है। फिर इसमें 400 से 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपए 50 पैसे जो है वो बिजली महंगी की गई है। इसी तरह टैक्सेस के नफाज के बाद बिजली की फी यूनिट कीमत लगभग 53 रुपए हो चुकी है। आप अंदाजा करें किस हद तक 22 से 25 से कहां पे 53 रुपए, और फिर ये दावा करना कि हमने इस चीज को बेहतर कर दिया है। फिर इसी तरह एक साल के दौरान अगर बिजली की औसतन यूनिट निकाला जाए तो लगभग 104% तक इजाफा हुआ है बिजली की कीमतों में। और एक गरीब बंदा जब उस पर उसके असरात मुरतब होंगे तो आप क्या वो आपके बयानियों को पढ़ेगा, क्या वो आपके मंशूर पर जाएगा? वो इस चीजों पर नहीं जाएगा। उसको तो जो है वो सस्ती चीजें चाहिए। और एक तो आपने बिजली महंगी कर दी, फिर उसके बाद आपने ये नहीं किया कि गर्दिशी कर्जे आपने कैसे कंट्रोल करने हैं। आपने जो लैंड लॉसेस थे उसके वाले से कंट्रोल करने के लिए आपके पास कोई प्लान सामने नहीं आता। फिर बिजली चोरी की रोकथाम के लिए सबसे बड़ी चीज, बिजली की चोरी अरबों रुपए की हो रही है, उसकी रोकथाम के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है। और फिर उससे बड़ी चीज कि सरकारी अफसरान को जो आप बिजली मुफ्त देते हैं वो लगभग अरबों रुपए की है। वो उसके फैक्चर फिगर मैंने निकाले तो खौफनाक किस्म के दादो शुमार आते हैं, तो आपने वो भी उनको फराम की। और फिर मिलती भी आप देखें बिजली, गरीबों के घर फिर बिजली नहीं आती सिवाय बिल के। और बिजली गरीबों की बजाय अमीरों के घर आती है। आप चले जाएं किसी भी GOR1 में चले जाएं, कहीं पर जो है ब्यूरोक्रेसी रहती है, उमरा रहते हैं, हुक्मरान रहते हैं, उनके इलाके में बिजली तो जाती नहीं है, नामो निशान नहीं है। लेकिन उनके घरों में बिजली जाती है जो तो बिल बर्दाश्त नहीं कर सकते, और फिर वहां पर लाइट मामूल हो गई है, लोड शेडिंग। और फिर इसके बाद अगर आप देखें तो जो हमारे 4-5 बड़े मसाइल हैं, अभी नेपरा ने रिपोर्ट भी जारी की, उसमें भी बड़े खौफनाक किस्म के इल्जाम सामने आ रहे हैं कि महंगे ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, टैक्सेस की भरमार कर दी गई है, कैपेसिटी चार्जेस है, फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो ये बुनियादी वजूहात हैं जिसको कंट्रोल करना है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। और फिर अगर आप देखें कि बिजली की असल औसत जो पैदावारी कीमत है वो 6 रुपए 73 पैसे फी यूनिट है, और इसमें 16 रुपए 22 पैसे जो है वो फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस इसमें डाल लें। और फिर कैपेसिटी चार्जेस लगने के बाद यानी 6.75 रुपए वाली बिजली आपको तकरीबन 22.95 पैसे की मिलेगी। तो आप अंदाजा करें कि ये जो किस हद तक जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। फिर दरामदी कोयले से जो बिजली की असल पैदावारी लागत है वो 16 रुपए 71 फी यूनिट है, और 23 रुपए कैपेसिटी चार्जेस के बाद आप लगाएं कि लागत 40 रुपए 34 पैसे फी यूनिट ले जाते हैं। तो इसी तरह फर्नेस ऑयल लगाएं फिर तो बहुत आगे चली जाएगी, लगभग फिर कैपेसिटी चार्ज डालने के बाद वो 52 53 तक पहुंच जाएगी। और फिर ऊपर से आपने ये बिजली महंगी कर दी। फिर जब चीज बनेगी इंडस्ट्री पे उसका असर नीचे तक पड़ेगा। और फिर दूसरी तरफ ये तो हो गया दादो शुमार। फिर हुक्मरान ये दावा करते हैं कि हमारे पे ये माजी हुकूमत का बोझ था, चला आ रहा था, हमने उसको कंट्रोल करना है। तो ये जो शीट जो आप डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं या जो आप इसको ब्रीफिंगें देते हैं, तो क्या अच्छा होता इसमें आप बताते कि कितनी अवाम जो है इससे मजीद मुतासर होगी। इस टाइम लगभग कुछ 60% से ज्यादा अफराद ऐसे हैं कि जो हुकूमती जो इकदामात हैं उनसे नाला है, नाराज हैं, जो इस चीज के बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ हुक्मरान किसी गरीब के घर में जाके देख ले कि उनका चूल्हा कैसे जलता है, उनकी जो कम से कम तनख्वाह रखी है उससे उनके घरेलू अखराजात कैसे चलते हैं। क्या वो बिजली के बिल अदा करेंगे या अपने बच्चों को तालीम और सेहत की सहूलियात से नवाजेंगे? कहीं पर आपको तालीम की सहूलियात नजर नहीं आती। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बड़े दावे कर रहे थे दानिश स्कूल को लेकर, तो वो अच्छा होता बताते कि कितने इनके दौर में अगर दानिश स्कूल बनाए गए, इनके ऑडिट पैरिस बने, उसका क्या हल किया गया, किस तरह खत्म करवाए गए। और फिर उन्हीं के दौरे हुकूमत में जो दीगर जो सरकारी स्कूलों का जो है वो बुरा हाल था, वहां पे दीवारें टूटी थी, वॉशरूम नहीं मिलते थे, वहां पे कुर्सी रखने की जगह नहीं थी, बच्चों को टाटों पे बैठ के बैठाया जो है वो पढ़ाया जाता था, वो भी आपने खत्म कर दिया। तो आप तालीम कौन सी तालीम लेकर आना चाह रहे हैं? वो चंद एक अफराद को आप दानिश स्कूल अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन आप मुतवाजन लेके चलें, बाकी अफराद को भी, गरीबों को भी तालीम दें, सेहत दें, बिजली की सहूलियात दें, लेकिन वहां पर जो उनके अखराजात को देखते हुए कम से कम बजट बनाए। बजट क्या बनाते हैं? वो बजट बनाते हैं जिन्होंने कभी गरीब के घर का विजिट नहीं किया, जिन्होंने कभी गरीब से हाथ मिलाना पसंद नहीं किया। अभी जब आप देखें, जब इलेक्शन की कैंपेन आएगी, तो आपका क्या ख्याल है कि ये गरीबों का सोचकर मैदान में निकलेंगे? ये एक सूट पहनेंगे, किसी से गले लगाने को तैयार नहीं होते, आज वो गले लगाएंगे। ये क्या इनके दिमाग में, इनके जहन में ये चार्ट होगा
कि हमने लगभग 104% तक बिजली महंगी की, पेट्रोल बढ़ गया, उनके घर के अखराजात पूरे नहीं होते, इनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकते, इनके हालात बेहतर नहीं है, हमने ग्राउंड लेवल पर हमने जो है वो इख्तियारात की तकसीम नहीं की, इनके घरेलू हालात बेहतर नहीं हो सके। सिर्फ क्या होगा, एक बिरयानी की प्लेट पर जो है वो बिकने की कोशिश करेंगे कि शायद एक बिरयानी की प्लेट दे दें, रोटी पर इनको एक 2 किलो आटे का थैला दे के हम इनसे वोट लेने की कोशिश करें। ये हालात है पाकिस्तान के। इसकी तरफ अगर मजीद मैं जाऊं, आइंदा आने वाले दिनों में हमारे पास कुछ इदाद शुमार आए हैं कि जो वफाकी हुकूमत के जो 1 साल की परफॉर्मेंस रही, कहां कहां पे मुबैना तौर पर बेजातियां हैं, उसकी एक बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है, वो आइंदा आने वाले दिनों में हम सामने रखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ यही हम चीजें सामने रखें तो यही रिपोर्ट पढ़ के जो है वो शर्म आती है कि क्या ये परफॉर्मेंस थी 15 माह की हुकूमत की? क्या उससे पहले 3.5 4 साल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वो भी कुछ नहीं कर सकी? आप अंदाजा करें कि जो लॉसेज हैं 895 अरब रुपए का खदशा है अभी भी, और उससे पहले भी आप देखिए किस हद तक जो है वो लाइन लॉसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। बिजली की चोरी की रोकथाम आज तक नहीं रोकी जा सकी। लोगों ने कुंडे लगाकर पता नहीं क्या क्या जो है वो नई तरकीब लगाकर चोरी की गई है। और इसी में, और यही चीज मैं आपको बताऊं कि यही वापडा के जो लेस्को के मैपको के इन्हीं के अफराद इनके साथ मुलव्वस होते हैं, इन्हीं के तैयार करते हुए जो है वो बिल बनाए जाते हैं। तो इस चीजों को तो पहले कंट्रोल करें। हसन, आपका कमेंट आ चुका है। आदिल साहब, आपकी जानिबाओं को जिस तरह से हसन ये बता रहे हैं बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही है और कोई इकदाम नहीं है, और दूसरी जानिब हुकूमत भी जो है वो बिजली चोरी का रोना रोती है, तो कौन इकदाम करेगा? अहम सवाल ये है, जो काली भेड़ें हैं उनका कौन सफाया करेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये बिजली जो कहा जा रहा है रातों रात महंगी कर दी गई, ये हुई क्यों? IMF के साथ हमारी जो कमिटमेंट थी, जो हमारा 2800 अरब रुपए का पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है, और हमने इस सर्कुलर डेट को ना सिर्फ कवर करना है बल्कि जो खसारे से निकलना है उसके लिए 3000 अरब रुपए हमने रिकवर करने थे। वो ज़ाहिर है आवाम से रिकवर होने थे, ये सबसे आसान तरीका है। अब 13 दिन बाद चेयरमैन नेपरा जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद ये नेपरा का जो बोर्ड है ये नामुकम्मल हो जाना था, उसके बाद फिर हुकूमत ने घर चले जाना था। तो IMF के साथ जो कमिटमेंट की गई थी, ये 2 से 3 फेजेस में बिजली महंगी होनी थी, और ये तकरीबन इसका जो इम्पैक्ट था ये 8 रुपये तक आना था। तो ये फिर इसलिए ही इकट्ठी कर दी गई है क्योंकि इस वक्त हम जिस क्रिटिकल फेज से गुजर रहे हैं, जो हमारी IMF के साथ कमिटमेंट थी, ये होनी थी। अब देखिए, कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि उसको महंगाई का ताना मिले, और जाहिर है एक ऐसे वक्त में जब इन्होंने अवाम में जाना है जी। बड़ा आसान होता है कि ऐसे मकबूल फैसले करें और मुल्क और जो कमिटमेंट्स आलमी इदारों के साथ की हैं वो कमिटमेंट करने के बाद आप अवाम में चले जाएं। साबिक हुकूमत ने ऐसे ही किया, और फिर अगले 15 महीने ये जो हमने भुगता है, नाक की लकीरें IMF ने निकलवाई हैं, वो इसीलिए निकलवाई हैं कि वो कमिटमेंट नहीं की थी। अच्छा, ये बिजली की कीमत जो बढ़ जाना, पहली बात तो ये है पूरी दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज में जो जिनके पास बिजली पैदा करने के बड़े सस्ती बिजली पैदा करने के भी बड़े वसाइल हैं, ज़राए, वहाँ भी बिजली महंगी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ जो मसला है बिजली ये जो महंगी करने का, जो हमारे चूंकि IMF ये नहीं कहता कि बिजली महंगी कर दें, वो ये कहते हैं अब सब्सिडी खत्म करें ताकि सर्कुलर डेट हो, वो ये कहते हैं बिजली चोरी रोकें। बिजली चोरी रोकने के लिए आपको बड़े फैसले, गैर मकबूल फैसले करने पड़ेंगे। ये हमारे सियासतदान ये फैसले नहीं कर पाते। फिर रिकवरीज के बड़े इशू हैं। आपकी ये घरेलू सार्फिन का मसला नहीं है, घरेलू सार्फिन का तो मीटर काट देते हैं। आपके बड़े बड़े वफाकी सूबाई इदारे ये डिफॉल्ट करते हैं। डिफॉल्टर इस तरह है, ये कई महीने बिल नहीं देते, इनका मीटर नहीं कटता। ये बड़े इदारों का, बड़े ये जो सरकारी जो इंस्टीट्यूशन है उनका बिल नहीं कटता, तो वो रिकवरी नहीं होती, वो आवाम के खाते में पड़ता है। आप एक तो ये इसका इम्पैक्ट है, फिर दूसरा आपने ऐसे मुआहदे नाहल है, तो क्या अब इसका बोझ जो है वो आवाम ही उठाएगी? देखिए, अल्टीमेटली तो आवाम नहीं उठाना है, अल्टीमेटली तो आवाम ने उठाना है, और किसने ये बोझ उठाना है। लेकिन इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। मसलन हुकूमतों के करने के काम क्या हैं? ठीक है, आप बिजली चोरी नहीं रोक सके, हमारी इंतजामिया इनकॉम्पिटेंट है, ठीक है, आप ये बड़े इदारों से रिकवरी के बड़े मसाइल हैं, लेकिन आप जो कुछ कर सकते हैं वो तो कर जाते। आपको प्राइवेट सेक्टर में इस तरह से जाना होगा कि आपको सोलर, पाकिस्तान में सोलर की जो पैदावारी सलाहियत जो है
ये लाखों मेगावाट है। एक स्टडी के मुताबिक तो ये 30 लाख मेगावाट तक, यानी इतनी हम बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम दावे जरूर कर देते हैं, पॉलिसियां बना देते हैं, कागजों में बना देते हैं, इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है, उन लोगों को फैसिलिटेट करने की बारी आती है, जब ये सोलर पे ले जाने की बारी आती है, तो उस वक्त ऐसी पॉलिसियां हमने बना दी हैं कि उसकी हौसला शिकनी कर रहे हैं हम। अगर हम सोलर पे चले जाएं, हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। विंड एनर्जी में बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में, लेकिन उसके लिए पावर सेक्टर को लेके आना पड़ेगा। हुकूमतें ही अगर ये एविएशन की इंडस्ट्री चलाने लग पड़ेंगी, हुकूमतें ही अगर बिजली के मामलात में हर एक चीज में पड़ जाएंगी, तो ये इस तरह डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इवन बैरून ममालिक में देखें, इवन जो ट्रेनें हैं वो प्राइवेटाइज कर दी गई हैं, जो एविएशन इंडस्ट्री है वो प्राइवेटाइजेशन की जानिब गई है। अभी हम ये एयरपोर्ट्स वगैरह की जा रहे हैं, आउटसोर्स करने जा रहे हैं, उस पर देख लें सियासत शुरू हो जाएगी। ये हुकूमत जाते जाते दावा कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई इतनी जल्दी पाया तकमील को पहुंचे। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को लाके इनको फैसिलिटेट करना होगा, सोलर पे जाना होगा, विंड पे जाना होगा, मुतबादिल जराए पे जाना होगा। मसला ये है कि यहां पर कोई भी इनिशिएटिव लिया जाता है, एक तो उसकी इंप्लीमेंटेशन में मसाइल आते हैं, दूसरा उस पर सियासत शुरू हो जाती है। सी पैक के मंसूबे यहां पर जब लेकर आए, उस वक्त हमें जरूरत थी, उस वक्त उन पर ना सिर्फ सियासत शुरू होगी, बल्कि साबिक हुकूमत ने जिस तरह के काम किए और जो रीनिगोशिएट करने की कोशिश की, उससे हमारा दोस्त मुल्क जो है वो नाराज हुआ इस मामले पे। तो मसला ये है कि ये कौमी मामलात हैं, इनमें सबको मिल के बैठ के, जब तक आप अपने इस एनर्जी क्राइसिस के हवाले से सीरियस नहीं होंगे, आप अपनी मईशत को ठीक नहीं कर सकते। आपके पास एनर्जी नहीं होगी, आप इंडस्ट्री कैसे लगाएंगे, आप अपनी एक्सपोर्ट्स कैसे जो है वो बढ़ाएंगे, आपके रिजर्व्स फिर कैसे बढ़ेंगे। तो इस तरह नहीं कम अज कम चल सकता कि आप इस तरह तेल से बिजली पैदा करें, और आपने मुआहदे भी ऐसे कर रखे हैं, और ऐसे मुआहदे कर रखे हैं कि आप बिजली पैदा करें ना करें, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है उनको तेल सप्लाई करना। नहीं कर सकते, आपने वो जो यूनिट की आपने उनके साथ तय की हुई है कीमत, आपने पूरी देनी है, और वो अवाम की जेब से निकलनी है, वो हुकूमत ने नहीं देनी, वो अवाम की जेब से निकलनी है, और वो इसी तरीके से निकलनी है। फिर वो बिजली महंगी होगी, फिर वो रातों रात दूसरी मरतबा बिजली महंगी जो बिजली महंगी है उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, और वो अवाम को करनी पड़ेगी, या और किसी ने नहीं करनी। ठीक है, अल्टीमेटली इसका बोझ आवाम पर ही होगा, और यकीनन पावर सेक्टर की नाकामियों का मलबा भी इस वक्त जो है वो आवाम पर ही ये बोझ डाला जा रहा है। यकीनन हुकूमत को सोचना होगा। लाइन लॉसेस का जब रोना रोया जाता है, बिजली चोरी का रोना रोया जाता है, तो इस पर इकदामात नहीं है, वाज़ेह तौर पर रिसोर्सेज नहीं है, कहाँ से बिजली पैदा की जा सकती है। तो इसके साथ ही मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और इंतखाबात का वक्त करीब है, और ये हुकूमत सिर्फ 10 से 15 दिन की मेहमान है, और तमाम सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारियां कर रही हैं। वहीं नए नए प्रोजेक्ट्स का भी इफ्तिताह भी किया जा रहा है, तो इत्तेहादी ढके छुपे अल्फाज में एक दूसरे पर तनकीद भी कर रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब ने लाड़काना में गुज़श्ता रोज़ उन्होंने खिताब किया, और उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है, इस वक्त मुल्क में महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, लेकिन इस्लामाबाद में बैठे उनको एहसास नहीं है इस चीज़ का, और शायद वो भूल रहे हैं कि इस वक्त वो भी इस्लामाबाद का हिस्सा है और वज़ीर ख़ारजा भी है। तो वहीं शहबाज शरीफ साहब भी दावे कर रहे हैं, उनके पास मुआशी प्रोग्राम भी है, और ये मुआशी प्रोग्राम है क्या, इसी पर बात करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि वक्त आ चुका है कि IMF के पास क़यामत तक नहीं जाएंगे। उन्होंने लाहौर में आज तकरीब से खिताब किया, पहले वो आपको दिखाते हैं। हसन साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब आज उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा कि उन्हें नींद नहीं आती थी कि कहीं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने तो डिफ़ॉल्ट नहीं किया, लेकिन अवाम डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस कदर महंगाई में इजाफा हो चुका है, तो एक तरफ वो कह रहे हैं मुआशी बहाली का प्रोग्राम भी था उनके पास, तो IMF जाने से पहले वो क्यों नहीं वो प्रोग्राम का इस्तेमाल किया गया? वो क्या है ना कि वो किसी ने कहा कि उम्र मेरी थी मगर इसको मुकम्मल उसने किया, उसको बसर उसने किया। मतलब कि हुकूमत तो PTI की थी, और फिर दरमियान में आके फिर ये एक हुकूमत आई, काफ़ी सारी इत्तेहादी जमातों का इकट्ठ हुआ, और ये कहा गया कि हम आवाम को महंगाई के अजाब से बाहर निकालेंगे। हम जो है वो लॉन्ग मार्च उन्होंने निकाला, और फिर ज़बरदस्ती उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो सहूलियात पैदा करके बंदे अपने साथ मिलाने के बाद फिर जो है तहरीक एतमाद आई,
और फिर निकाला गया, फिर अवाम भी इनको तस्लीम कर गई कि शायद ये अब आएंगे तो अब इंतखाबात होंगे। एक मौका था जब ये दावे करते तो हमें अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब अब 15 महीने गुजर गए, 15 माह के बाद फिर वही दावे लग रहे हैं कि हमारे पास प्लान भी था, हम अवाम को रोशनियों में लाना चाहते हैं, अंधेरों से निकालना चाहते हैं, हमें पता है कि महंगाई है, हमें पता है कि अवाम किस हद में जो है वो ज़िंदगी बसर कर रही है। ये तो वही नारे हैं जो हम माजी में भी सुनते रहे और यही सियासतदान ख्वाब भी दिखाते रहे, लेकिन ख्वाब ये अमल दरामद कब करके देंगे इन अवाम को। आप ये देखें कि अभी जो है वो मुख्तलिफ जलसे भी हो रहे हैं, तकारीब से ख़ताब भी हो रहा है। अभी तो 3 अगस्त को लाहौर में हॉकी स्टेडियम में एक और तकरीब का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें तमाम सरकारी अफसर जो टीचर्स हैं उनमें नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ को कहा गया है कि वो वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर उनकी हाज़िरी लगेगी और ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से उनको डायरेक्शन दी गई। यानी अगर आवाम नहीं आती तो आपने असातिज़ा को वहाँ पर बुला के हाज़िरियाँ लगवानी शुरू करेंगे, फिर वहाँ पर अपना जलसा भर के लेकर आएंगे। जाए ना अवाम में बताएं कि आपने 15 महीनों में क्या किया। बहुत अच्छा होता कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बहुत लंबी चार्जशीट, ऐसा लगता है कि अपने ख़िलाफ़ ही चार्जशीट वो बयान कर रहे हैं। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो है वो तकरीर सुने तो वो भी ऐसा लगता है कि वो भी अपने ख़िलाफ़ चार्जशीट जो है वो जारी कर रहे हैं कि हमने ये नहीं किया, फ़लाँ काम नहीं हुआ, 15 महीनों में काम नहीं किया। तो किया क्या है जी? आपने केसेस माफ़ कराए, 7 अरब 32 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात बने थे शरीफ खानदान पे, वो FIA ने खत्म कर दिए। बिलावल साहब कह रहे हैं इनकलाब जो सिंध से आएगा और वो पूरे पाकिस्तान में लेकर आएंगे, किल्लत खत्म कर दें। वहां पर क्या रोटियां फ्री मिलती हैं, चेक करें ना, 15 रुपए से लेकर 18 रुपए तक की तो रोटी मिलती है। वो कौन सा इंकलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे ज्यादा करप्शन के एलिगेशंस तो सिंध से निकल रहे हैं। वो कौन से जो है वो बात कर रहे हैं? हेल्थ का सिस्टम तो वहां पर बर्बाद कर दिया। वो कौन से इनकलाब लाने की बातें कर रहे हैं? ठीक है, यही हुक्मरान तो इनकलाब जो भी आता है एक नया इनकलाब लेकर आ जाता है। हसन, बिलावल साहब ने जो गुफ्तगू की है पहले वो सुन लेते हैं। तो हसन साहब, आपने देखा फिर जैसे वो कह रहे थे कुछ नए इनकलाब की वो बातें कर रहे हैं, फिर उन्होंने ये भी तस्करा किया कि बेरोजगारी पे कबूल भी कर रहे हैं इस बात को कि लेकिन बेरोजगारी में भी इजाफा है, महंगाई में भी इजाफा है, लेकिन इसका एहसास इस्लामाबाद में बैठे लोगों को नहीं है। वो भूल रहे हैं कि खुद भी वो इस्लामाबाद का हिस्सा है। कैबिनेट का हिस्सा तो बिलावल साहब भी हैं। ये कैबिनेट में क्यों इस तरह की आवाज़ें बुलंद नहीं करते? क्यों वहाँ पर सिंध के मसाइल नहीं लेकर जाते? क्यों वहाँ पर ये बातें नहीं करते कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई? आज जो ये तकारीरें कर रहे हैं, ये वहाँ जाकर ये मामलात की निशानदेही करें। अभी चंद रोज़ कबल इन्हीं की पार्टी के वुज़रा मिले तो वो बता रहे थे कि हमारे पास कोई बयानिया नहीं बन रहा, ना PDM की किसी भी जमात के पास नहीं है। असल में मुश्किलात ये नहीं है कि ये जो बयानात हैं इसके पीछे कहानी है। ये देखिए, पंजाब में जो पंजाब को जो है वो वहाँ पर यहाँ को इसको फतह करने के चाहते थे, यहाँ पर भी एक सियासी जमात बन गई। सिंध में भी जो है वो इनके मुकाबिल सियासी जमातें स्ट्रॉन्ग होती दिखाई दे रही हैं। अब PDM के जो था मौलाना फजल रहमान साहब के, वो KPK से जीतेंगे, वहां पर भी एक पार्लियामेंटेरियन की एक जमात बन गई, परवेज खटक साहब ले आए। तो अब इनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई। अब ये इन अवामी इश्यूज के साथ खेलेंगे कि हमने ये काम किया, माजी में ये हुआ, हम तो ये बहुत अच्छा था अगर उस वक्त इलेक्शन करवा देते, फिर ये जाते। हसन, बिल्कुल आपका कमेंट आ चुका है। मुझे आदिल साहब की जानिब बढ़ रहा है। आदिल, जिस तरह से ये हुकूमत महंगाई का जवाब बनाकर इक़्तिदार में आई, और कुछ दिन पहले भी आपने देखा कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि ये 1.5 साल जो है तकरीबन 15 माह इन्होंने तकरीबन ताल्लुकात ठीक करने में ही गुजार दिए हैं, और अब फिर से सुहाने जो है ख्वाब दिखाए जा रहे हैं आवाम को। आप देख रहे हैं कि आवाम इनके जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं उन पर यकीन कर लेगी? देखिए, एक तो 15 महीने में पाकिस्तान के ये दहाइयों के मसाइल हल नहीं हो जाने थे, और हर हुकूमत जो आने से पहले जो हुकूमत से बाहर होता है वो ये कहता है मैं होता तो ये कर देता। साबिका हुकूमत का तसलसल होता तो क्या यहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही होती? आखिरी दौर में तो ताने मिलते थे आपका टिकट कोई नहीं लेगा। वो तो उनकी खुशकिस्मती कि उनके लिए हालात ऐसे बन गए कि वो मुसीबत उनके गले से उतरी, इन्होंने अपने गले में डाली मुसीबत। अपने केसेस बेशक माफ़ कराने थे, जो भी करना था, लेकिन ये फंसे और ये बुरा फंस गए, और एक ऐसे क्रिटिकल फेज में गए जब आपको $1 डॉलर की ज़रूरत पड़ गई, आपको IMF के पास जाना पड़ा, $1 अरब के लिए आपको मिन्नतें करनी पड़ी। तो वो हुकूमत भी होती तो यही करना था।
ये कोई शॉर्ट टर्म लेकिन जो है अब फिर ना, वो दावा करें कि कोई हम हल नहीं कयामत था तक नहीं सिवाय जाएंगे इसके कि आईएमएफ आप के IMF के पास जी। जाते। और मैं आपको एक बात बताऊं, रियलिस्टिक हो के बात करें, जो भी नई हुकूमत आएगी, चाहे ये हो या कोई और हो, उसके बाद भी IMF के पास जाना पड़ेगा। ये तो है शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट हम, लेकिन ये बड़ा क्रेडिट है इस हुकूमत के लिए भी कि हम डिफॉल्ट से बचे। तमाम बड़े आलमी मालियाती इदारे, फाइनेंशियल इश्यूज पर लिखने वाले जो जरीदे थे, उन्होंने क्या क्या दावे नहीं किए, और तो और हमारे अपनों ने कसर नहीं छोड़ी कि अपने मुल्क के लिए भी कभी कोई ऐसी बात करता है। बिल्कुल, हुकूमत ये कि भी अब तो डिफॉल्ट कहती हो रही गए, है, ए डिफॉल्ट बी हो और चुके सी हैं, प्लान भी तो था, हम वो कब डिफॉल्ट से इस्तेमाल बचे। किया गया? जी हाँ, अच्छा, अब वो देखें, जाहिर है बी प्लान पे तो तब जाना था ना कि प्लान ए नाकाम होता। अब बात ये है कि क्या वाकई हमारे पास ऐसी कोई चीज है कि हम ये दावा कर सकें कि हमने अब ये कर्जों से निकलना है, IMF से जान छुड़ानी है? बिल्कुल है। अभी ये जो रियासत का प्लान है, जो ज़राअत से मुतल्लिक है, जो IT से मुतल्लिक है, और जो इस वक्त उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के रेलवे के नेटवर्क को मिलाने के हवाले से मुतल्लिक है, अगर पॉलिसियों का तसलसल जारी रहे, अदम इस्तेहकाम का खात्मा हो, और ये पॉलिसियों के तसलसल के साथ इन सिर्फ 3 चीज़ों पर अमल हो जाए, तो पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान के जो रिजर्व्स है, जो हमारे रुपए पे हमारा जो प्रेशर रहता है, आपकी महंगाई की एक बड़ी वजह ये तो डॉलर का फैक्टर था। हमारी जो फूड बास्केट है उस पे डॉलर का इंपैक्ट आता है, आलमी मंडी की प्राइसेस का इंपैक्ट आता है। तो हम वाकई अगर इन 3 मंसूबों पे काम कर लें तो पाकिस्तान में आम आदमी की जिंदगी बदलेगी। ना सिर्फ महंगाई के पर्सपेक्टिव में मैं ये बात कर रहा हूं, बल्कि लाखों करोड़ों नौकरियां जो हैं वो पैदा की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे मैं मुख्तसरन सा सिर्फ इस 760 किलोमीटर मुश्तमिल इस रेल नेटवर्क की बात करता हूं। अगर ये उज़्बेकिस्तान से पाकिस्तान तक, ये जिसका एक हिस्सा अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ से जो उज़्बेकिस्तान का जो शहर है तिरमिज़, वहां तक मुकम्मल हो चुका है, इसको हमने पाकिस्तान तक आगे लेकर आना है, कोहाट तक आएगा, और पाकिस्तान ने इसमें कोहाट से कुरम तक 191 किलोमीटर इसको मुकम्मल करना है। अगर ये 2027 तक इसको हम मुकम्मल कर लेते हैं तो पाकिस्तान में जो इंपोर्ट की कॉस्ट है, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, वो वस्ती एशियाई ममालिक से, रशिया से, बाल्टिक स्टेट से ये 40% ये रिड्यूस हो जाएगी। 5 दिन का कम वक्त हो जाएगा इस ट्रांजिट में। इसमें नौकरियां पैदा होंगी, टूरिज्म होगा। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ अब ये हुकूमत तब्दील होगी, नई हुकूमत अगर आती है, अगर वो कोई और हुकूमत आती है, तो वो पॉलिसियों का तसलसल नहीं रहेगा। एक दूसरे को टारगेट करने के चक्कर में जो कौमी मफाद के मंसूबे हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। लेकिन इसमें खुश आइंद बात यह है कि इसमें रियासत के रियासती इदारों के पाक फौज जो इसकी ऑनरशिप ले रही है, जिस तरह मिसाल के तौर पे अभी ये जो IT का एक बड़ा कौमी सेमिनार हुआ है, उसमें खुद आर्मी चीफ थे, उसमें जो दीगर असली क़यादत थी। मकसद क्या था? अगरचे उन्होंने कोई इजहार ख्याल नहीं किया वहां पर, मकसद क्या था? ये बताना कि हम इसकी ऑनरशिप ले रहे हैं, रियासत इसकी ऑनरशिप ले रही है। अब रियासत ने इस मामले को टेकअप किया है, इसको सीरियसली लिया है। अब ये हुकूमत की तब्दीली की सूरत में चाहे नए चेहरे आए, चाहे पुराने चलें, लेकिन जी ठीक है, आपका कमेंट आ चुका है, मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है। बिल्कुल यकीनन अब एक सवालिया निशान है ये इस हुकूमत के लिए भी और आने वाली हुकूमतों के लिए भी। और जब तक ये महंगाई में कमी नहीं होगी तब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। और अभी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और हसन साहब आपकी जानिब आऊँगी, और क्या देख रहे हैं आप? निगरान सेटअप के लिए तैयारियां भी जारी हैं और मुशावरत भी हो रही है, किस पार्टी के क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो वाज़ेह तौर पे बता दिया कि जब भी इलेक्शन करवाएं हमें 60 दिन के अंदर अंदर या 90 दिन के अंदर हम जो भी जिस तरह होगा इनके मुताबिक हम इलेक्शन करवाने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। लेकिन जो भी निगरान हुकूमत आए या जो भी निगरान प्राइम मिनिस्टर है, जो कि नाम चल रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब का नाम भी चल रहा है, जुगनू मोहसिन साहिबा का नाम भी चल रहा है, कहीं पर हफीज़ शेख साहब का नाम चल रहा है, रज़ा वाकिर का नाम चल रहा है, बेशुमार नाम चल रहे हैं। अब इनमें से जो भी तमाम जो है जमातें जिस पर इत्तफाक करती हैं वो आएंगे, लेकिन उनके लिए चैलेंजेस होंगे। मुआशी पॉलिसियों का तसलसल
लेके चलना, फिर उसके बाद IMF की सख्त शराइत पर किस तरीके से वो इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं, फिर शफाफ इंतखाबात करवाना। लेकिन जितने भी माजी में इंतखाबात हुए हैं, आप देखिए निगरान हुकूमतों पर एतराजात तो लगे रहे। ठीक अब है ये हसन, निगरान आपको हुकूमत कमेंट आ क्या- चुका है। आदिल साहब आपके पास आऊंगी, आप क्या देख रहे हैं, क्या निगरान सेटअप के लिए मजीद चैलेंजेस होंगे? देखिए, निगरान सेटअप के आने से पहले मुआशी चैलेंज, वो एक जो ख़तरा था वो टल गया। और निगरान सेटअप के हवाले से जो हम बात कर रहे थे कि मुआशी बैकग्राउंड रखने वाले नाम जो हैं वो फेवरेट होंगे, तो अब नून लीग ख़ास तौर पे अब वो उसमें ये बहस उसने जन्म लिया है कि अब मुआशी बैकग्राउंड वाले किसी नाम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसा शख्स जो पॉलिटिकल सिचुएशन को भी हैंडल कर सके, तो अब उस नाम को सामने लेके आया जाए। और बल्कि एक ऐसा बंदा जो डंडा भी उठा सके, तो डंडा उठाकर लेके चलने वाला, यानी मौजूदा सूरत हाल में उनके जो सियासी हरीफ हैं, उनकी जो सियासी हरीफ जमात है, ज़ाहिर है उससे उनका मतलब उनसे नबर्द आज़मा होना है। तो अब वो मुआशी बैकग्राउंड रखने वाले जो नाम हैं, जो फेवरेट है, थे, यानी- जो साहब, एक सवाल सरफहरिस्त जरा थे, अगर आप बताएं कि अब वो opposition कुछ leader- पीछे चले ठीक है, गए। वक्त- दिल साहब, वक्त खत्म हो ऑपोजिशन चुका लीडर है। किससे मुशावरत करके जो है वो जी, नाम सामने वक्त लाएंगे? खत्म हो चुका है हसन, बिल्कुल आपके इस सवाल पर आने वाले प्रोग्राम में भी बात करेंगे। और अभी इस निगरान सेटअप के लिए अभी नाम जो है वो सामने नहीं आ सके हैं, इस पर मुशावरत भी जारी है और अभी बहुत सी पार्टियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।